तो लगभग ऐसी तस्वीर 2 साल पहले हमने श्रीलंका में देखी थी, जहां पर राष्ट्रपति भवन में उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया था। और देखिए, ठीक 2 साल के बाद हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां पर पीएम हाउस में जो उपद्रवी हैं, प्रदर्शनकारी है, वो अंदर घुस जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और इस वक्त बांग्लादेश में क्या हालात है, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनन द्विवेदी, बांग्लादेश मामलों के जानकार हैं। अमिताभ सिंह जी हैं, डॉक्टर अमिताभ सिंह जी पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं। पीके मिश्रा सर हैं, रिटायर्ड डीजी हैं बीएसएफ के। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल डीके बंसल साहब हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ 1-2 मेहमान और जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, बांग्लादेश मामलों के जानकार। आपको क्या लग रहा है कि अब बांग्लादेश का भविष्य क्या है अब से 24 घंटे के भीतर? देखिए, मैं यहाँ पर अपना ये बात करना चाहूँगा कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टुमुल्ट फैला हुआ है बांग्लादेश में, और भारत के लिए इसके लिए बड़े ही रेमिफिकेशंस होने वाले हैं। और ये जो चर्चा चल रही है कुछ दिनों से कि शेख हसीना हिंडौन में आ गई हैं और उसके बाद उनको भारत में रिफ्यूज या शेल्टर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या वो लंदन जाएंगी। 15 से 16 घंटे हो गए नहीं है शेख हसीना को हिंदुस्तान में आए हुए। हाँ, शेख हसीना हिंदुस्तान में आ गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एजेंडाज थे शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जी, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज थे। भारत और बांग्लादेश 53 रिवर्स को शेयर करते हैं, और उनमें से एक ही रिवर ऐसी है, तीस्ता रिवर, जो पूरी तरीके से जो कंट्रोवर्सी है वो वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाई है। तो क्योंकि ये ऐसे कुछ अनकल्चरल ड्रीम्स हैं भारत और बांग्लादेश के और हमारी सरकार की। अगर ये विवाद तो सॉल्व होना आप छोड़िए, अब तो नए विवाद खड़े करने की कोशिश की जा रही है। जमाते इस्लामी जो है उसने ये ऐलान किया है कि जो भी देश शरण देता है शेख हसीना को, उसके दूतावास का घेराव किया जाए। फिलहाल तो शेख हसीना भारत में है, तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ने का खतरा, जो सबसे बड़ी चुनौती होगा आने वाले दिनों में। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं ये कहूंगा कि बेसिकली देखा जाए तो आर्मी 7-8 दिनों से साइलेंट थी, पर 7-8 दिनों के से पहले भी आर्मी ने डिक्लेयर किया, वहाँ के आर्मी चीफ ने डिक्लेयर किया कि वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या करें। पर मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस का आना और खालिदा जिया का रिलीज किया जाना इस तरह सिंबॉलिक है, बहुत बड़ा सिंबॉलिक एलिमेंट दे रहा है कि क्या बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनेगी, खालिदा जिया कमान संभालेंगी, या फिर उनके बेटे तारिक रहमान कमान संभालेंगे। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की चिंता सबसे बड़ी है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश की जेल से कई खूंखार आतंकी वहां से भाग गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इन आतंकियों का वहां से भागना हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की सीमा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे साथ इस वक्त पीके मिश्रा सर है। इस खबर को सबसे पहले आपको बताते हैं, जी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त देख हो रही है। बांग्लादेश की जेल से कई आतंकी वहां से भागे हैं, अलर्ट पर है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी आतंकी संगठन जेएमबी के आतंकी इसमें शामिल है। इसके साथ ही जमात उल मुजाहिदीन, इनके आतंकी भी शामिल है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के मेंबर सदस्य आतंकी भी इन भागे कैदियों में शामिल है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, और शेरपुर जिला जेल से 518 कैदी भागे हैं और इनमें बताया जा रहा है कि 15 से 16 आतंकी हो सकते हैं, और इन आतंकियों ने वहां से हथियार भी लूटे हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये शेरपुर जो जिला जेल है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां आग लगा करके आतंकी भागे हैं। ये भारतीय बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसे में भारत में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे साथ पीके सिन्हा साहब हैं, बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी हैं। सिन्हा साहब, अगर बात की जाए पीके मिश्रा जी, यहां अगर बात की जाए भारत की ओर से, तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है शेरपुर जिला जेल से जो लोग भागे हैं, जो आतंकी हैं, ये कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं? बिल्कुल क्लियरली मैं बताना चाहता हूं चंदन, क्योंकि ये जो शेरपुर में इंसिडेंट हुआ, जिसमें शेरपुर का जेल को ध्वंस कर दिया गया और उसमें आगजनी हुआ, और तकरीबन 15 से 18 तक आतंकवादी वहां से निकल गए, और ये तकरीबन जमातुल मुजाहिद और जेएमबी के और जमातुल मुजाहिद मोस्टली उन्हीं के थे, और उन्हीं के आतंकी निकल गए। और प्रॉब्लम है कि उन्होंने हथियार लेके निकले, हथियार लूट करके निकले हैं।
और ये तमाम हमारे बॉर्डर से तकरीबन, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर रेंज पर है। और ये बीएसएफ को ऑलरेडी खबर कर दिया गया है। सुबह मैं चेक कर रहा था, हमारा जितने बीओपीज हैं, हमारे जितने कंपनी हेडक्वार्टर है, जितने ओपी पोस्ट हैं, सब उसके लिए सतर्क हो गए हैं और इनको हमारा एनवीडी भी सबको प्रोवाइड किया गया है। मिश्रा जी, एक आपको यहां बीच में एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत और बांग्लादेश का है। क्या बीएसएफ एक एक जो इलाका है सबको गार्ड कर सकती है? कई इलाके तो ऐसे होंगे जहां नदी नाले होंगे, वहां कैसे सुरक्षा बरती जाएगी? बिल्कुल, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर का मैं ये फेंसिंग भी हमने किया है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, उसमें गैप्स बहुत है। आपको मेघालय में गैप्स मिलेगा, आपको वेस्ट बंगाल में भी गैप मिलेगा, आपको मिजोरम में भी गैप मिलेगा। और ये जो हमारा काफी रिवर्स जाते हैं बांग्लादेश को, तो रिवराइन टेरेन के ऊपर आप फेंसिंग नहीं बना सकते। गैप्स हमारा बहुत है और गैप्स को हमको कवर करने के लिए वहां पर टेक्निकल। ठीक है बंसल साहब, अभी अभी हमने देखा कि हाल के पिछले 2 महीनों में 24 परगना में यानी कि बंगाल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। और जो बांग्लादेश और भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की, सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा डर इस वक्त पश्चिम बंगाल की सीमा पर है सर। डीके बंसल सर, बंसल साहब से सवाल। डीके बंसल सर, देखिए ये बहुत खतरा है, डर है और सीमा पर जो सुरक्षा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो बीएसएफ की नफरी बढ़ाई जाए, क्योंकि बीएसएफ को जितना ज़्यादा एरिया दिया जाता है एक जवान को, तो उतना ही सिक्योरिटी में लैप्स होता है। और कुछ ये भी है कि उनके पास में आधुनिक इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे कि वो वहाँ पर अच्छे से विजिल कर सकें। खुशी की मतलब अच्छी बात यह है कि जो डीजी हैं चौधरी साहब वहाँ पे गए हैं बीएसएफ के ये जो साउथ परगना में और सुंदरबन में, तो जाके वहाँ पे अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन कुछ ऐसा है कि वहाँ से मणिपुर से 2 आसाम राइफल की 2 बटालियन इधर वेस्टर्न सेक्टर में कर दी। तो मैंने एक बार ये कहा था कि हमको इन जनरल अपने जो ट्रुप्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे और ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे। ये नहीं कि एक तरफ खतरा बढ़ा तो वहाँ मूव कर दिए, दूसरी जगह खतरा बढ़ा तो वहाँ मूव कर दिए। तो अभी वहाँ पर एक विजिलेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो पूरी मेहनत करेंगी, पूरी सुरक्षा वहां पर बरतेंगे। लेकिन अमिताभ सिंह साहब, अगर एक बड़ी खबर इस भी अपने दर्शकों को बता दें, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा भड़क उठी है। नंदीपार बोरो तट इलाके में हमला किया गया है, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। तो महिला ने कहा है कि आखिर हमने क्या गुनाह किया है। बंगाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ और देखिए उसके बाद हिंदुओं पर क्या इस वक्त अत्याचार किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। इस तरह की कई खबरें, कई तस्वीरें सामने आ रही है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं को पहले से कहीं ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। 12 से ज्यादा मंदिरों पर हमला किया गया है। मंदिरों को, घरों को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है। लगातार हिंदू विरोधी हिंसा वहां पर भड़क उठी है। सवाल ये उठता है कि ये तो सरकार विरोधी आंदोलन था, आरक्षण विरोधी आंदोलन था, हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यही सवाल उस बेबस महिला ने भी पूछा जिसके घर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने हमला कर दिया और उपद्रवियों ने घर को लूट लिया, सोना लूट लिया, जो रुपए पैसे थे वो भी लूट लिए। सवाल यह है कि सरकार से नाराजगी थी तो हमला हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर क्यों किया जा रहा है? ये चीख पुकार आप सुन सकते हैं, लोगों का गुस्सा, आक्रोश भी इस वक्त आप सुन सकते हैं। वहां पर आग लगा दिया गया, घरों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, कई मंदिरों पर भी अटैक किया गया और उसके बाद लूटपाट। और ये देखिए, ये पीड़ित महिला है। টিপি নাই, এই টিপি নাই, একটা উপরে টিপি অনিছে, বড় টিপি দরজা আমার জিনিস আলমারি মালমারি যা আছে সব ভাঙ্গা ভুঙ্গা সব একাকার করে। আমি 20,000 টাকা দিয়ে গেছিলাম अलमारी ভিতরে, 20,000 টাকা আমি খালি ডাক্তারের কাছে গেছি। आरती टिक्को हमारे साथ बने हुए। आरती, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के सफाई की शुरुआत इसको मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार विरोधी हिंसा, आरक्षण विरोधी हिंसा में टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो अभी हम वायलेंस देख रहे हैं बांग्लादेश में, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जमात इस्लामी का है, जिहादी एलिमेंट्स का है। इसमें कई सारे आतंकी ग्रुप्स भी शामिल होंगे और उनके हमेशा से टारगेट हिंदू ही रहे। अगर आप
हिंदू पॉपुलेशन देखे बांग्लादेश में 1947 में, 71 में और आज की डेट में 5% से ज़्यादा हिंदू नहीं होंगे, 5-10% से। और वो क्या संकेत दिखाता है कि लगातार जो बांग्लादेश का जो रैडिकल जहादी एलिमेंट है वो हमेशा से माइनॉरिटीज़ को टारगेट करेगा और जब भी मौका मिलेगा सबसे पहले निशाने पे हिंदू ही होंगे। आपको याद होगा 2016 में जब एक टेरर अटैक हुआ जो जुलाई 2016 में बांग्लादेश में, उसके बाद हमने लगातार हिंसा जो देखी अलकायदा की और जेएमबी की, वो हिंदूज को ही टारगेट करती रही। मंदिर जलाए गए, मंदिरों के जो आपको याद होंगे जो प्रीस्ट थे, तब तो शेख हसीना की सरकार थी, वो भी नहीं रोक पाए, वो नहीं रोक पाए। और अब तो सरकार जो है कट्टरपंथियों की बनने जा रही है और भारत विरोधी उसमें शामिल होंगे। आरती टिक्कू, बिल्कुल, देखिए मुझे ये सारी हिंसा जब मैं देख रही हूँ मुझे कश्मीर याद आता है, मुझे वो क्षण याद आते हैं जब 1990 में जब इस्लामिक जिहाद का परचम लहराया गया, JKLF से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन तक, उन लोगों के भी टारगेट पे कौन थे? कश्मीरी हिंदू थे जिनका पलायन हुआ वहां से, जो टारगेट पे थे और आज तक अभी भी पलायन ही है उनका। ठीक है कर्नल तेज टिक्कू, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, लोगों के मन में भी यह सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश के गठन से पहले जो वहां पर आंदोलन हुआ, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने वहां पर हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे और वहां पर बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हिंदुस्तान में हुआ था। क्या यह वही साजिश, वही प्लानिंग तो नहीं है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी समस्या क्या है, हम इसको सर्वधर्म समभाव के रूप से देखते हैं। ये बहुत ही गलत विचारधारा है और ये इस सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमान हैं उन्होंने कभी इसको फॉलो नहीं किया। आप ये बताइए मेरे को, जो कश्मीर में पलायन हुआ ये तो इसी की कड़ी, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इसमें थोड़ा गैप आ जाता है। लेकिन जब वो अपनी सरकार बनाते हैं तो इसको वो आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पर कम से कम 9% आबादी थी हिंदू की, आज वहाँ गिनने में नहीं आ रहा है कोई, वहाँ का हिंदू कहाँ चले गए। कश्मीर में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया, सावरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया में कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, हम वापस नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश में 30% पॉपुलेशन, 23 नहीं थी, अगर आप आंकड़े देखें, सेंसस देखें, 30% पॉपुलेशन थी और अब वो पॉपुलेशन 8-9% के करीब रहे। वो कहां गए वो उनके वो हिंदू? मैं एक चीज जरूरी, सर जो अंतरिम सरकार में जो भी अब कमान संभालेगा वो जाहिर सी बात है कि वो कट्टरपंथी विचारधारा वाले होंगे। ये वहां रह रहे हिंदुओं के लिए क्या होगा, क्या संकेत होगा, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या को बसा सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी दुनिया के रिफ्यूजीज हैं वो आकर शरण लेते हैं, तो हम हिंदुओं को क्यों नहीं बचा सकते?